हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। लास्ट वीडियो पे भी आपके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे लगे, उसका बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम ये टेक्सोनॉमी पार्ट लेकर आए हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इस पार्ट में 130 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 45 क्वेश्चंस के, ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप अच्छे से समझ सको और अच्छे से रिवाइज कर सको। इसीलिए तीनों पार्ट याद से अच्छे से देखिएगा आप लोग, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ए, all echinoderms are viviparous. B, roundworm has no circulatory system. C, in bony fishes swim bladder is usually present. D, in cartilaginous fishes fertilization is internal. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपोरस। अब मैं बता देती हूँ एकिनोडर्म्स कौन होते हैं। एकिनोडर्म्स होते हैं वो जो एकिनोडर्मेटा फाइलम के होते हैं, ठीक है। मैरीन एनिमल्स होते हैं जनरली, रेडियल सिमेट्री होती है इनकी बॉडी में। ये ट्रू फिशेस नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास गिल्स, स्केल्स और फिन्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो कॉर्डेटा फाइलम में आती हैं, ठीक है। और ये गलत इसलिए है क्योंकि एकिनोडर्म्स जो हैं बोथ विविपेरस भी होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं, मतलब एग लेइंग भी होते हैं और बेबी लेइंग भी होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश? ए, स्टारफिश, बी, सॉफिश, सी, पाइप फिश, डी, गिटार फिश। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्टारफिश। क्यों स्टारफिश? क्योंकि स्टारफिश जो है कॉर्डेटा फाइलम में नहीं आता है, ये एकिनोडर्मेटा फाइलम में आता है, जिसके पास जो भी फिश की क्वालिटीज़ होती हैं, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो स्टारफिश के अंदर नहीं होता है। इसलिए स्टारफिश को स्टारफिश तो बोलते हैं, बट ये फिश होती नहीं है वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, biologists have so far found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of number, the largest found and identified so far from the among is A, fungi, B, plants, C, insects, D, bacteria. तो इसका सही आंसर होगा C, insects. इंसेक्ट्स क्योंकि अर्थोपोडा फाइलम में आते हैं और इसीलिए अर्थोपोडा जो है सारे प्लांट और एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा नंबर में फाइलम है, सबसे ज़्यादा इसमें स्पीशीज़ पाए जाते हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स। और देखिए यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि पूरे वीडियो में बहुत सारे यूपीएससी से पूछे हुए क्वेश्चन इस टेक्सोनॉमी पार्ट में रहेंगे, तो उसको ज़रूर देखिए। जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th, warm blooded animals are those which are able to keep their body temperatures A, lower than environment, B, higher than environment, C, constant temperature all time, D, equal to the atmospheric temperature. So इसका सही आंसर होगा constant temperature all the time. warm blooded animal वो होते हैं जो जब ठंड लगती है उन्हें तो फिर वो अपने बॉडी को गर्म कर सकते हैं, जब गर्मी लगती है तो बॉडी को ठंडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टेम्परेचर को वो कॉन्स्टेंटली मैनेज करके रखते हैं। ऐसा नहीं तो जब ठंड लगती है तो ये लोग बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल द टाइम, ओके। और इसमें कौन आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में? मैमल्स और बर्ड्स। ये अपना इनका खुद का हीट होता है, खुद जनरेट करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैटिस, ओके। अब 5th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ ट्रू फिश? ए, सिल्वर फिश, बी, क्रे फिश, सी, जेली फिश, डी, कैट फिश। इसका सही आंसर होगा डी, कैट फिश। क्यों? क्योंकि कैट फिश के पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक फिश में होने चाहिए, जैसे गिल्स, स्केल्स, फिन्स। कॉर्डेटा फाइलम में आता है और ये सारे अलग अलग फाइलम के फिशेज हैं जो फिश नहीं कहलाते हैं क्योंकि इनके पास फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? अगेन ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं। ए, स्टार फिश, बी, जेली फिश, सी, डॉग फिश, डी, सी हॉर्स। सही आंसर इसका क्या है? डी, सी हॉर्स।
क्यों? क्योंकि सी हॉर्स में फिशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे इनके पास स्केल्स होता है, इनके पास गिल्स होते हैं, तो इसीलिए इसको फिश के फाइलम में मतलब कॉर्डेटा फाइलम में इसको रखा जाता है। मैं जो जो बोल रही हूँ फाइलम्स उसको ज़रूर समझिए और उसको याद करने की कोशिश करिए, और एक बार कोशिश करिए कि एनसीईआरटी का आप प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और एक बार जब आप रिविजन करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल? ए वेल, बी अफ्रीकन एलिफेंट, सी हिप्पोपोटामस, डी पोलर बेयर। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता ही है कि सबसे लार्जेस्ट मैमल जो है वो है वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द वेल बिलोंग? ए फिशेज, बी मैमल्स, सी रेप्टाइल्स, डी एम्फीबियंस। इसका सही आंसर होगा बी मैमल्स। क्यों? मैमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और फिशेस वो होती है मतलब वेल में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, ये यंग वंस को बर्थ देती है। फिशेस वो होती हैं जो ओवीपेरस होती है, जनरली हमेशा एग ले करती हैं, तो इसीलिए वेल को फिशेस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो बोथ वाटर और लैंड पे रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? ए शार्क, बी स्क्विड, सी ऑक्टोपस, डी वेल। ऑफ कोर्स वेल, क्योंकि बाकी सारे फिश की कैटेगरी में आते हैं या फिर एकिनोडर्मेटा की कैटेगरी में आते हैं, मैरीन स्पीशीज है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स? A finback whale, B blue whale, C sperm whale, D humpback whale। इसका सही आंसर होगा C sperm whale। क्यों? इनको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट है जो टूथ वेल्स हैं, मतलब जिनके दांत होते हैं वेल्स, जिन वेल्स के, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो स्पर्म वेल। क्यों? क्योंकि इनका वेट जो होता है 35 to 45 टन्स होता है मेल का, और जो फीमेल होती हैं इनके 1/3 वेट की होती हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी स्पर्म वेल। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली? आंसर है इसका ऑप्शन है ए एचिडना, बी कैंगरू, सी पॉर्क्यूपाइन, डी वेल। क्या पूछ रहा है? एग ले करता है, यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा ए एचिडना। एचिडना को हम स्पाइनी एंटीटर भी बोलते हैं, और ये एग लेइंग मैमल है। मतलब मैमल्स तो जनरली यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब विविपोरस होते हैं, पेरस होते हैं वो, लेकिन एचिडना और एक और प्लैटिपस, ये दो लोग जो होते हैं ये एग लेइंग एनिमल्स मैमल्स होते हैं। ठीक है, और प्लैटिपस अगर किसी ने फिनियस एंड फर्ब देखा होगा डिज्नी पे, तो आपको पता होगा कि प्लैटिपस कैसा दिखता है, इसलिए ये याद रखेंगे कि प्लैटिपस और एचिडना मतलब एंट ईटर, ये दोनों एग लेइंग मैमल्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज ए जैगुआर, बी ऑस्ट्रिच, सी पेलिकन, डी बैट। इसका सही आंसर क्या होगा? डी बैट। बैट को मैमल की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये विविपेरस होते हैं, ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। और कभी भी ये मत करिएगा कि अगर पूछा जाए कि बैट किस कैटेगरी में आता है, मैमल, ईवीज या और भी जो भी कैटेगरीज है, कभी भी ईवीज मतलब जो बर्ड्स की कैटेगरी होती है इसमें इसको मत डालिएगा, क्योंकि ये बर्ड नहीं होती है, ये मैमल है बैट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अमंग्स द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एवीज? अभी मैंने बोला था ना, सेम वही चीज़ है, तो कौन? इसका आंसर होगा ए बैट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन ए फिश, बी एम्फीबियंस, सी रेप्टाइल, डी मैमल्स। तो सोचिए, अगर वेल भी मैमल की कैटेगरी में आती है तो डॉल्फिन भी ऑफ कोर्स मैमल की कैटेगरी में आएगी। क्यों? क्योंकि ये विविपेरस है और कुछ फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर नहीं भी होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए डॉल्फिन, वेल ये सारे जो हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पीशीज ऑफ ए फिश, बी बर्ड,
सी रेप्टाइल, डी मैमल। इसका आंसर होगा डी मैमल। सील तो सबने देखा होगा, फिश है नहीं वो, बर्ड है नहीं वो, रेप्टाइल भी नहीं है, मैमल है। क्यों? क्योंकि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। और वो जो मैमलिया जो किंगडम का पार्ट है, जो फाइलम है, उसको एक बार पढ़िए कि क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार जाकर प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और बाकी मैं यहाँ क्लियर करने के लिए तो हूँ ही। अब क्वेश्चन नंबर 16, एम्फीबिया आर A. Very fastly moving boats. B. Animals living in water only. C. Animals living on land only. D. Animals living equally in water and on land both. अभी मैंने बताया था एम्फीबियंस के बारे में, वो जो लैंड वाटर दोनों पर रहते हैं, तो इसीलिए एम्फीबिया कौन है? डी। एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ। एग्जाम्पल इसका फ्रॉग। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे प्रोसीड करते हैं। Which of the following properties separate a man human from apes? A. Envies, a desire to learn. B. Rudimentary sense of smell. C. Contrary thumb. D. Broader chin. इसका सही आंसर होगा A. Envies, a desire to learn. ह्यूमंस वो होते हैं, ह्यूमन को किसी भी एनिमल से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव अ डिज़ायर टू लर्न एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस, दे कैन एक्सप्रेस ऑल्सो। जैसे जानवरों की लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते, ह्यूमंस की समझ पाते हैं, तो यही सब चीज़ें ह्यूमन को एप्स से डिफ्रेंशिएट करती है। आगे आप देखिएगा, मैं बताऊंगी एप्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और एप्स मॉन्कीज से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। अमंग द फॉलोइंग which one is not an ape? A. Gibbon. B. Gorilla. C. Langur. D. Orangutan. तो इसका सही आंसर होगा सी लैंगर, या आप लंगूर जो भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एप्स वो होते हैं जिनके पास टेल नहीं होती है। गिबन को देख लीजिए, गोरिल्ला को देख लीजिए, ओरंगटन को देख लीजिए, इनके पास टेल नहीं होती है। जबकि अगर आपने लंगूर को देखा होगा तो उसकी बहुत लंबी टेल होती है। तो एप्स जो हैं हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव भी कहलाते हैं ह्यूमंस के, इसीलिए। और लंगूर ये जो है मंकीज़ की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि इसके पास टेल होता है। और इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं एप्स में, चिंपैंजी। चिंपैंजी भी एप की कैटेगरी में आता है, उसके पास भी टेल नहीं होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज ए गिबन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, डी ओरंगटन। अभी आप देखिए कि ये चारों एप का ही एग्जाम्पल है। अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा एप नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये चारों आपको याद रहेंगे तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए गिबन। गिबन जो है, जैसे चिंपैंजी और गोरिल्ला और ओरंगटन, ये बहुत ही बड़े बड़े एप हैं, मतलब इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जबकि गिबन जो है, आप देखिएगा, अगर एक बार जाकर सर्च करिएगा गिबन कैसा दिखता है, तो ये छोटा सा एप है, छोटा सा देखने में है, तो इसीलिए इन तीनों के कंपैरेटिवली ये स्मॉल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नील गाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली। ए काउ, बी गोट, सी शीप, डी डियर। अब यहाँ पर गाय लिखा हुआ तो इसको कभी मत समझिएगा कि ये काउ है। नील गाय को ब्लू बुल भी बोला जाता है और इसका सही आंसर है डी डियर। नील गाय जो है एंटीलोप की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि एंटीलोप कौन होते हैं? जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और परमानेंट हॉर्न होता है, इसीलिए नीलगाय के पास भी स्ट्रॉन्ग और परमानेंट हॉर्न होता है। और आप देखिएगा तो काफ़ी दुबली पतली, मतलब ये गाय जैसी भी लगती है, थोड़ी थोड़ी डियर जैसी भी लगती है, लेकिन ये बिलोंग करती है डियर की कैटेगरी में। इसलिए कभी भी गाय को काऊ से कंफ्यूज नहीं करना है, नीलगाय को। डियर ये एंटीलोप की कैटेगरी में आती है। डियर या एंटीलोप जो भी ऑप्शन होगा आप समझ जाइएगा कि नीलगाय के लिए है। और जानिए, नीलगाय जो है लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है, सबसे बड़ी एंटीलोप है। ठीक है, और एंटीलोप की फैमिली में आती है। स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स होते हैं इनके, यही कैरेक्टरिस्टिक है एंटीलोप की। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ऑक्टोपस इज ए एन आर्थ्रोपोड, बी एन एकिनोडर्म, सी हेमिकॉर्डेट, डी मलस्क। तो इसका आंसर होगा डी मलस्क। ये क्या है? ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है, और जो ये मलस्क है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। मलस्क भी मैरीन कैटेगरी में ही आता है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्रोसीड करते हैं। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी कोरल, डी जेलीफिश। सही आंसर इसका होगा बी स्क्विड। स्क्विड वो होते हैं जिनका साइज 12 से 14 मीटर तक चला जाता है। इनवर्टिब्रेट कौन होते हैं? जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस को वर्टिब्रेट कैटेगरी में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वर्टिब्रेट कॉलम होता है। जिनके पास होता है वो वर्टिब्रेट, जिनके पास नहीं होता है इनवर्टिब्रेट। स्क्विड आपने देखा होगा, अगर फाइंडिंग नीमो मूवी किसी ने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्क्विड होती हैं बिल्कुल जेली फिश और जैसी ही दिखती हैं ये, लेकिन ये अलग तरीके से मूव करती है। जेली फिश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसमें लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट अगर दिया हुआ है तो स्क्विड है, क्योंकि जेलीफिश साइज में छोटी होती है, स्क्विड बड़ी होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री? ए क्रैब, बी माइट, सी स्कॉर्पियन, डी स्पाइडर। सही आंसर होगा इसका क्या? ए क्रैब। क्योंकि क्रैब जो है ये सारे तो आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, लेकिन इनका अलग अलग क्लास में भी डिवीजन है। आज आप जब ये ख़त्म होगा क्लास, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको अपने आप फील होगा कि कहीं हम डॉक्टर तो नहीं बन गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो भी आप यहाँ पर जानोगे जो डॉक्टर्स भी पढ़ रहे हैं। जो क्लास, फाइलम तो पता है कि हम सबको पता होनी चाहिए, लेकिन इनका क्लास, सब क्लास, ये सब भी आप जान रहे हैं तो थोड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग भी आएगी। तो क्रैब आता है मेलेकोस्ट्रैका क्लास में। बाकी ये तीनों जो हैं ये आर्कानीडा कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे ये वो होते हैं मतलब इनके ढेर सारे लेग्स होते हैं, और लेकिन जो मेलेकोस्ट्रैका कैटेगरी में आते हैं ना, तो इनका एब्डोमन, ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिख जाती है, मतलब वेल डिफाइंड होता है। बाकी ये जो तीन आर्कानीडा कैटेगरी में आते हैं, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इनका एब्डोमन जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वाइट लेग हॉर्न इज अ वेराइटी ऑफ ए पैरट, बी पीकॉक, सी फाउल, डी आउल। अब वाइट लेग, जो भी आप नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें पता होगा कि वाइट लेग हॉर्न कौन होता है। मतलब एक की चिकन की वैरायटी है जिसको आप स्टोर करते हैं, जिसे आप मतलब पालते हैं फार्म्स में, सो दैट ये एग्स और चिकन को प्रोड्यूस करे। ठीक है, फाउल उसे कहते हैं द वन हु इज़ केप्ट इन अ फार्म। वाइट लेग हॉर्न यूज़ होता है टू गेट एग्स एंड चिकन, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी फाउल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली ए आर्कनेट्स, बी क्रस्टेशियंस, सी इंसेक्ट्स, डी मायरियापॉड्स। इसका सही आंसर होगा आर्कनेट्स। अभी मैंने आपको बताया ऊपर इस वाले क्वेश्चन में कि क्रैब जो है एक अलग कैटेगरी में आता है, बाकी ये माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर जो है ये आते हैं आर्कनेट्स कैटेगरी में। तो ठीक यही चीज़ यहाँ भी पूछी जा रही है, इससे आपको याद रहेगा। टिक्स और माइट्स जो होते हैं, टर्माइट्स वगैरह, ये सब आर्कनेट कैटेगरी में आती है। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि बहुत डीप जाकर पूछे गए हैं, सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ग्लो वॉर्म इज अ मेलिस्का, बी एन इंसेक्ट, सी अ वॉर्म, डी अ नीमाटोड। अब ग्लो वॉर्म लिखा हुआ तो सबको लगेगा हाँ वॉर्म ही होगा, लेकिन नहीं, वॉर्म की कैटेगरी में नहीं आता है, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। आपने देखा भी होगा कि ये मतलब ये ग्लो करते हैं और ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। मतलब जो जो इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ग्लो वॉर्म में होती है, वॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये फ्लाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? ए बेडबग, बी स्पाइडर, सी हाउस फ्लाई, डी मॉस्कीटो। तो इसका आंसर होगा बी स्पाइडर। स्पाइडर को इंसेक्ट की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसके पास 8 लेग्स होते हैं, बाकी के पास 8 लेग्स से कम होते हैं। तो जो 8 लेग्स से कम होते हैं उन सबको इंसेक्ट की कैटेगरी में डाला जाता है, बाकी को दूसरी कैटेगरी में, मतलब दूसरी क्लास, सब क्लासेस में डाला जाता है। ठीक यही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में। स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स बिकॉज दे हैव
ए 6 legs, बी 8 legs, सी 10 legs, डी 12 legs। अब बताइए कितने लेग्स होते हैं स्पाइडर के? 8 legs। तो इसीलिए इंसेक्ट से इनको इस वजह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि स्पाइडर के पास होते हैं 8 legs। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच इज़ नॉट इंसेक्ट अमंग द फॉलोइंग? सेम वही क्वेश्चन रिपीट। ए बटरफ्लाई, बी कॉकरोच, सी मॉस्कीटो, डी स्पाइडर। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? डी स्पाइडर। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स? ए हाउसफ्लाई, बेडबग, पैरट, बी मॉस्कीटो, बैट्स, आउल, सी मॉस्कीटो, स्पैरो, डियर, डी आउल, बैट्स, डॉग। अब आपको पहले ये समझा देती हूँ कि नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स किसे बोला जाता है। ये वो होते हैं जो रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं दिन के कंपैरिजन में, ठीक है। दिन में पूरे दिन ये सोते हैं और रात को एक्टिव होते हैं, रात को शिकार करते हैं, रात को उठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो आपको भी पता होगा जब आपको रात को मच्छर भी काटे होंगे तो मॉस्कीटो, बैट्स और आउल्स ये सब दिन भर सोते हैं, रात को जागते हैं, इसलिए इनको नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन? ए मोलोक, बी कैमल, सी जेब्रा, बी यूरोमेस्टिक्स। अब अगर किसी ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा कभी तो उसने देखा होगा कि एक बार एक कैमल की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने बियर ग्रिल्स ने क्या किया था, कैमल के को काटा पहले और उसके इंटेस्टाइन से पानी निकाल के पानी पिया था। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा कैमल। कैमल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं क्योंकि उनको बहुत दूर दूर ट्रैवल करना होता है, बहुत गर्मी में रहना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अपने इंटेस्टाइन में अपने खाने के साथ पानी को भी स्टोर कर लेते हैं। तो हमेशा मैन वर्सेस वाइल्ड से याद रखना कि कैमल अपने इंटेस्टाइन में पानी स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू ए इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिशेज, बी stings of rays, C sebaceous glands of mammals, D salivary glands of vertebrates। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉइजन का ग्लैंड होता है स्नेक्स का वो किससे सिमिलर है? होमोलोगस का क्या मतलब होता है कि सेम दिखने वाला और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाला। तो जिस तरीके से हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सलीवा सिक्रीट करते हैं, ठीक उसी तरीके से पॉइजन ग्लैंड्स जो स्नेक के हैं वो पॉइजन सिक्रीट करता है, जस्ट लाइक सलीवा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और स्नेक का जो वेनम होता है अगर उसको डिस्क्राइब करें तो ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ सलीवा होता है, उसका बहुत ही रिफाइंड फॉर्म होता है, उसको प्योरीफाइड फॉर्म होता है तो वो वेनम बन जाता है। ये भी देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए मैंडिबुलर टीथ, बी पैलेटाइन टीथ, सी कैनाइन टीथ, डी मैक्सिलरी टीथ। जो स्नेक का फैंग आपने देखा होगा मतलब उसके दांत, तो दांत उसके कहाँ होते हैं, ऊपर वाली जॉ पे। तो ऊपर वाली जॉ को ना मैक्सिलरी जॉ बोला जाता है और उसमें जितने भी टीथ्स होते हैं, जैसे हमारे ही ऊपर के जॉ पे जो इंसीजर है, जो कैनाइन है, तो उसको हम लोग मैक्सिलरी टीथ बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी मैक्सिलरी टीथ। ये सब चीज़ें शायद 9th-10th की एनसीईआरटी में नहीं है, 11th-12th की है, लेकिन फिर भी आपको इतना अगर पता हो गया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड ए एपीफाइट्स, बी हेलोफाइट्स, सी ज़ेरोफाइट्स, डी लिथोफाइट्स। अब लिथो से क्या हम जानते हैं, लिथो क्या होता है, रॉक, तो इसका आंसर होगा लिथोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो बिना सॉइल के ग्रो करते हैं। ज़ेरोफाइट्स कौन होते हैं, जो डेजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं, जिनके ऐसे प्लांट्स जिनके बॉडी पे थॉर्न्स होते हैं लीफ की जगह पर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? ए पैशन फ्लावर प्लांट, बी पिचर प्लांट, सी नाइट क्वीन, डी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अब सबको ये इतना तो पता ही होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होगा जिसके पास एक पिचर होगा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा पिचर प्लांट। आपने देखा ही होगा पिचर प्लांट कैसा देखने में लगता है, बिल्कुल लगता है कि एक घड़े टाइप का है और उसके अंदर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर आते हैं उसका कलर देखकर और फिर वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ये भी पिचर प्लांट से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पिचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पिचर?
कौन सा हिस्सा पिचर बन जाता है? ए स्टेम, बी लीफ, सी स्टिप्यूल, बी पेटियोल। तो इसका सही आंसर होगा बी लीफ। इसका जो लीफ होता है वो धीरे धीरे पिचर का शेप ले लेता है, ठीक है। और पिचर प्लांट के बारे में आपको और बता देती हूँ कि ऐसे एरिया में ग्रो होता है, ऐसे सॉइल पे ग्रो होता है जो नाइट्रोजन लैक करता है। तो इसीलिए उस नाइट्रोजन के कंजम्पशन को पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करता है ताकि वो कमी इसकी पूरी हो जाए, ठीक है। टू स्टडी meiosis in plants, the best part would be A. shoot apex, B. root apex, C. anthers, D. leaf cells। अब ये समझना है कि मियोसिस होता क्या है। दो प्रोसेस होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस वो होता है जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है कि सेल का डिवीजन होता है डिफरेंट डिफरेंट डॉटर सेल में, और जितनी भी डॉटर सेल्स होती हैं वो पेरेंट सेल से जेनेटिकली डिफरेंट होती है, ठीक है। और माइटोसिस वो प्रोसीजर होता है जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में, और जो डॉटर सेल्स 2 बन के तैयार होती हैं वो बिल्कुल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में अपने पेरेंट सेल जैसी होती है, ठीक है। तो यही मायोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसीलिए इसमें मायोसिस होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी एंथर्स, ठीक है। क्योंकि हम इसमें देखते हैं एंथर्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ये किस तरीके से डिवाइड होता है ये हम एंथर में देख सकते हैं। रूट शूट ये सारी तो स्टोरेज वाला एरिया होता है, ठीक है। लीफ भी ऑफ कोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ए यीस्ट फर्मेंटेशन, बी कैसीन मिल्क प्रोटीन, सी एलोवेरा एंजियोस्पर्म, डी नेपेंथीस पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन डी है नेपेंथिस क्या है भाई? तो नेपेंथिस जो है ये पिचर प्लांट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि पिचर प्लांट को नेपेंथिस भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसमें हम इसका सही आंसर होगा डी नेपेंथिस पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। क्यों? एलोवेरा के एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? वो जिनमें फ्लावर्स आते हैं। तो पिचर प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते हैं, भले ये पैरासाइटिक है लेकिन ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जाइए एनसीईआरटी पढ़िए तो आपको अपने आप अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। अगर बीच में आता है कहीं पे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ठीक, अब देखिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेपेंथिस खैसियाना a rare and endangered plant is found in A. हिमाचल प्रदेश, B. मध्य प्रदेश, C. मेघालय, D. उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा C. मेघालय। अब ध्यान से पढ़िए इसका नाम खैसियाना। अब आप जानते हैं कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये 3 ट्राइब्स रहती हैं, उन्हीं एक ट्राइब के नाम पे इसका नाम नेपेंथिस खैसियाना किया गया है। वैसे पिचर प्लांट को तो नेपेंथिस बोलते हैं, लेकिन खैसियाना क्यों? क्योंकि ये इस एरिया में ग्रो होती है, और यही मतलब एक एरिया है इंडिया में जहाँ पर पिचर प्लांट फाइंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखेंगे, याद रखेंगे नेपेंथिस खैसियाना। कहाँ होगा? अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया वाले पार्ट में है, तो मेघालय में होगा, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ए रूट, बी स्टेम, सी फ्रूट, डी फ्लावर बर्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी स्टेम। टर्मरिक का जो टर्मरिक है वैसे देखने में तो ये रूट जैसा लगता है, लेकिन ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। ये रूट नहीं है, कभी भी रूट से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। अब यहाँ पर भी आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईटेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक? कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? ए रूट, बी स्टेम, सी फ्रूट, डी फ्लावर। तो क्योंकि हमें पता है कि मॉडिफाइड स्टेम होता है टर्मरिक का पार्ट, तो इसीलिए स्टेम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस्ड इन ए ड्रूप, बी हेस्पर्डियम, सी नट, डी वन सीडेड बेरी। तो लीची को जो हम हैं ड्रूप की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब इतना डीपली हमें समझना नहीं है कि ड्रूप क्या होता है, बस इतना याद रखेंगे कि जिस कैटेगरी में प्लम, चेरी और मैंगो आता है, ठीक उसी कैटेगरी में ड्रूप भी आता है, ठीक है। ये नट नहीं है, वन सीडेड बेरी भी नहीं है, हेस्पेरिडियम भी नहीं है, ठीक है। तो ये ड्रूप है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ ओपियम? ओपियम हिंदी में अफीम, इसका बोटानिकल नेम क्या है? ए
एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, बी पैपेवेर सोमनीफेरम, सी रोवोल्फिया सर्पेंटिना, डी चिंचोना स्पीशीज। तो इसका सही आंसर होगा बी पैपेवेर सोमनीफेरम। अगर आप इसको याद रखने का तरीका जानना चाहोगे तो जैसे सोमरस सुना है ना आप लोगों ने, तो वही उसी सोमरस से आप इसको याद रख लो कि सोमनीफेरम इसका नाम है, तो इसलिए पैपेवेर सोमनीफेरम ओपियम, ठीक है, अफीम। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स द फिनोमेना इज नोन एज ए डिकोगैमी, बी हर्कोगैमी, सी हेटेरोगैमी, डी मोनोगैमी। अब आपको बता दें एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, एंथर को। गाइनोशियम किसको बोलते हैं, स्टाइल स्टिग्मा पिस्टिल, जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और ये अलग अलग टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ए डिकोगैमी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्ट जो है अलग अलग इंटरवल पे मैच्योर होते हैं, तो इस प्रोसीजर का नाम होता है डिकोगैमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड रूट, ए पोटैटो, बी स्वीट पोटैटो, सी बांडा, डी जिमिकन। अब हमें ये पता होगा कि पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, बांदा ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, जिमिकन वो भी ठीक उसी तरीके से स्टेम का ही एक पार्ट है, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है, ठीक है। ये रेडियल रूट से मतलब बना हुआ है, और मतलब स्टोरेज ऑर्गन जो स्वीट पोटैटो का होता है वो रूट में होता है, जबकि टर्मरिक पोटैटो ये सब में स्टेम में होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये पार्ट 1, अभी 2 पार्ट और हैं, उसको अच्छे से मैं रिवाइज़ करवाऊँगी। तो प्लीज़ ये पार्ट देखने के बाद अगर प्रीवियस पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस पार्ट्स भी एक बार जाकर देख कर आ जाएँ। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, कि जो भी अनाउंसमेंट मैं करती हूँ वो एंड में करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर रेगुलरली आएंगे। कल ही दूसरा वीडियो आ जाएगा, उसके नेक्स्ट डे तीसरा वीडियो आ जाएगा। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको इसलिए डिवाइड किया है कि ईजिली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, बोरिंग ना हो, और आप देख के बोर ना हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, एक्सप्लेन कर सकें। और जो भी आपको इस वीडियो में परेशानी दिख रही है, कुछ गलत दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।